हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल विषय के एक मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आधा हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था जिसमें बहुविकल्पीय अति लघु क्वेश्चन हमने कवर किया था। आज के इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं। बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा विथ मैपिंग, विथ डायग्राम और विथ कोटेशन के माध्यम से आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा और आपसे वादा करते हैं कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुविकल्पीय जो प्रश्न है इसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे विथ डायग्राम के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। ये अति लघु क्वेश्चन है, ठीक है। आज इस वीडियो में लोग बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों जो लघु उत्तरीय का है, यहाँ पे पूछा गया है कि मानव भूगोल की विचारधाराओं का वर्णन कीजिए। ये सवाल 2024 में पूछा गया है। मानव भूगोल की विचारधारा यानी मानव भूगोल के बारे में जो अलग अलग लोगों ने अपने विचार दिए हैं, अपने थॉट दिए हैं, उनके विचारों को हमें यहाँ पे बताना है। जैसे आपने नाम सुना होगा निश्चयवाद के बारे में, निश्चयवाद कहते हैं, या फिर इसे संभववाद निश्चयवाद कहते हैं। एक संभववाद होता है, एक नवनिश्चयवाद होता है। तो तीन आपका होता है संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद। तो इन्हीं को एक एक करके समझना है कि मानव भूगोल के बारे में क्या क्या विचारधाराएं लोगों ने दिए हैं। तो आइए आसान शब्दों में इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए परिभाषा कैसे मैंने आसान शब्दों में लिखा है। जो निश्चय है, निश्चय का मतलब जो तय है, जो प्रकृति ने तय कर दिया है। अगर प्रकृति ने तय किया है उसे कोई टाल नहीं सकता है। जैसे कि सूर्य का उदय होना, इसे कोई टाल नहीं सकता है। दिन रात का होना, इसे कोई टाल नहीं सकता है। ये निश्चित है, ये प्रकृति ने तय कर दिया है, ये निश्चित है। तो निश्चित का मतलब जो प्रकृति के हाथ में है, ठीक है। तो देखिए मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाले जो विचारधारा है उसी को निश्चयवाद कहा जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये है, इसमें मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उसको प्रधान बताया गया है, उसको मुख्य बताया गया है। अब इसका मतलब ये है कि मानव शक्तियों को दरकिनार करके जो प्रकृति है, जैसा प्रकृति चाहेगी मानव वैसा ही करेगा। और इस विचारधारा में प्रकृति को सर्वशक्तिमान बताया गया है। तो यहाँ पे परिभाषा आसान शब्दों में ले सकते हैं कि मानव शक्ति की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की विचारधारा जो है प्रधानता स्वीकार करने वाली जो विचारधारा है उसी को निश्चयवाद कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार देखा जाए तो प्रकृति क्या है, सर्वशक्तिमान है, ठीक है। आगे देखिए इस विचारधारा के जो लोग हैं, मतलब कौन कौन से भूगोलवेत्ता हैं जो इस विचारधारा को मानते हैं। तो इसमें देखिए कांट आ जाएगा, इमैनुअल कांट पूरा नाम है। रटजल, अल्फ्रेड रटजल पूरा नाम है। इसके बाद जो है हम्बोल्ट, रीटर, अरस्तु, ऐसे कुछ यहाँ पे जो है लोग हैं, भूगोलवेत्ता हैं, जिन लोगों ने माना है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ठीक है। कांट, रटजल, हम्बोल्ट, रीटर और जो है अरस्तु। इसमें से एक दो नाम अगर आपको याद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। इसमें रटजल का तो नाम आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि मानव भूगोल के जनक अल्फ्रेड रटजल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति मानव को सब कुछ निर्माण करती है, मतलब प्रकृति ही जो है मानव के लिए सब कुछ निर्माण करती है और इसे नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है, नियतिवाद क्या होता है या फिर निश्चयवाद क्या होता है या मानव भूगोल की विचारधारा क्या है। तो इन सब का आंसर एक ही होगा। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है तो आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं संभववाद की। तो देखिए संभववाद की अगर बात करें तो यहाँ पे प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली जो विचारधारा होती है उसे संभववाद कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए जो है एक नदी बह रही है। अब नदी के धारा को मानव रोक नहीं सकता है, लेकिन इस पे बांध बनाकर इसके पानी को जो है यहाँ पे पीछे जमा कर सकता है, या यहाँ से जो है नहर निकाल सकता है, या विद्युत उत्पादन कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि नदी की धारा तो रोक नहीं सकता है, लेकिन पानी को रोक कर वहां से नहर निकाल सकता है, पीछे झील बना सकता है। इतना मानव कर सकता है, मतलब मानव ने कुछ संभव
कर दिया है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा जब मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा होती है तो उसे संभववाद के नाम से जाना जाता है। इनके जो समर्थक वो विडॉल डी ब्लास हैं, फेब्रे जैसे लोग ये जो है मानते हैं कि प्रकृति की अपेक्षा मानव सर्वशक्तिमान है। ठीक है, आइए बात करते हैं नवनिश्चयवाद की। और यहाँ पे देखिए नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। इसमें बताया है कि पर्यावरण एवं मानव की क्रिया के बीच जो समन्वय है उसी पर आधारित है और उसी को नवनिश्चयवाद कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। संभववाद में माना जाता है कि प्रकृति जो है मानव सर्वशक्तिमान है। यहाँ पे देखिए एक मानव बना है, तो यहाँ मान लीजिए कि मानव जो है वो संभववाद में सर्वशक्तिमान है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखिए लिखा है निश्चयवाद और यहाँ पे छोटा सा पेड़ बना हुआ है, तो इसमें मान लीजिए कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है। लेकिन जब नवनिश्चयवाद की बात आती है तो नवनिश्चयवाद में इसमें देखिए मानव भी है और प्रकृति भी है ना, यानी दोनों को तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। संभववाद और निश्चयवाद, देखिए इसका भी थोड़ा हिस्सा मिला हुआ है और इसका भी थोड़ा हिस्सा मिला हुआ है। दोनों को मिलाकर जब साथ में चलेंगे तो इस विचारधारा को नवनिश्चयवाद के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संभववाद और निश्चयवाद को दोनों को मिलाकर लेकर चलने वाला विचारधारा जो है वो है नवनिश्चयवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि मानव की प्रकृति के साथ साथ तालमेल बिठाकर न तो प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है ना तो मानव सर्वश्रेष्ठ है, दोनों को अंतर संबंधों का ही अध्ययन करना मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक के जो है मध्य अंतर बताइए। अपकर्ष कारक क्या होता है, प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, आइए इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पत्थरा पिसाई कहियो मैदा ना होई, पत्थरा पिसाई कहियो मैदा ना होई, भूगोल में फेल कह दो कोनो पैदा ना होई। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि जो है प्रतिकर्ष कारक क्या होता है और अपकर्ष कारक क्या होता है। तो प्रतिकर्ष का मतलब होता है उद्गम स्थान, यानी जैसे नदी निकलती तो नदी, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी का उद्गम गोमुख से होता है। तो गोमुख का मतलब क्या होता है, मतलब कि वहां से नदी निकल रही है। तो जहां से लोग प्रस्थान करते हैं उसे कहते हैं उद्गम या प्रतिकर्ष या फिर प्रस्थान भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नाम आ जाएगा। यहाँ 2 मैंने नाम लिखा है, एक प्रतिकर्ष हो जाएगा, दूसरा उद्गम हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे प्रस्थान हो जाएगा। ठीक है, प्रस्थान हो जाएगा। तो जहां से लोग जैसे कहीं कहते हैं ना भैया चलो प्रस्थान किया जाए, तो प्रस्थान का मतलब यह है कि अब यहां से निकला जाए। ठीक है, तो प्रस्थान या फिर जो है उद्गम या प्रतिकर्ष कारक बात एक ही है। आगमन का मतलब होता है गंतव्य या फिर आगमन या फिर अपकर्ष कारक। अपकर्ष कहें, गंतव्य कहें या फिर आगमन कहें, मतलब कि जहां पे लोग जाते हैं उसे कहते हैं अपकर्ष कारक या फिर गंतव्य कहते हैं। ठीक है, आइए इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से, हो सकता है कि आपको आसानी समझ में आ जाए। ठीक है, इसके नीचे मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है, ये भी मैं आपको आसानी समझाऊंगा कि अगर आप डायग्राम लिख देते हैं, डायग्राम बना देते हैं तो आपको 4 में 4 नंबर पूरा मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने परिभाषा, जिस स्थान से लोग छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे कहते हैं अपकर्ष कारक। ठीक है, सॉरी प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। और इसके बाद जैसे कि वहां पे उपद्रव है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, अशांति है, महामारी है। बहुत सिंपल भाषा में आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कोई जगह है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक जगह ए है और कोई एक जगह बी है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो है ए वाले स्थान पे जो है आपको स्वच्छ जल मिल रहा है और बी वाले स्थान पे जो है आपको गंदा पानी मिलता है पीने के लिए। आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहां स्वच्छ जल मिलता है या जहां गंदा पानी मिलता है? आपका जवाब होगा जहां स्वच्छ जल मिलता है वहां लोग रहना पसंद करेंगे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कहीं उपद्रव होता है, अशिक्षा कहीं होती है, बेरोजगारी होती है, वहां पे अशांति होती है या फिर महामारी होती है तो लोग वहां रहना पसंद नहीं करेंगे, आप भी रहना वहां पसंद नहीं करेंगे। तो जब यहां से छोड़कर जहां पे जाएंगे उसको कहते हैं अपकर्ष कारक। अप मतलब आना, ऐसे समझ सकते, अप मतलब आना। तो जिस स्थान पर लोग आते हैं उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। जैसे वहां पे शांति है, वहां पे सुरक्षा है, वहां पे रोजगार की सुविधा है, वहां अनुकूल जलवायु है, वहां पे शिक्षा है। इन सुविधाओं को देखकर लोग जब आते हैं तो उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है,
आइए इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया जैसे मान लीजिए कोई एक स्थान ए है, कोई एक स्थान बी है। अब यहाँ पे देखिए ए स्थान से लोग यहाँ पे जा रहे हैं बी वाले स्थान पर। तो ए स्थान से लोग बी वाले स्थान पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अशिक्षा है, यहाँ पे उपद्रव होता है, यहाँ महामारी होती है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ पे अशांति है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे शांति है, यहाँ पे शिक्षा है, यहाँ पे अनुकूल जलवायु है, यहाँ पे रोजगार की सुविधा है, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ सुख सुविधाएं मिलेंगी वहां पे लोग प्रस्थान करते हैं, ठीक है। जहां पे नहीं मिलेगी लोग वहां से चले जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की तरफ पलायन करते हैं, क्योंकि नगरों में सारी सुख सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मानव विकास के उपागम क्या हैं? देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा है उपागम। उपागम का मतलब होता है अप्रोच। मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो आप इतना समझ जाइए कि अगर आपको जो है पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आपके पास कौन कौन से साधन होने चाहिए। आपके पास किताब होनी चाहिए पढ़ने के लिए, कॉपी होनी चाहिए, कलम होने चाहिए। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे तो मोबाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास साधन है उसके द्वारा आप पढ़ रहे हैं। ऐसे ही मानव विकास का कैसे करेगा, उसके पास कौन कौन से स्रोत हैं जिसके आधार पर मानव विकास कर सकता है, वही होता है यहाँ पे उपागम, ठीक है। अब उपागम के यहाँ मानव विकास के उपागम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के माध्यम से लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आंसर आपको ऐसे तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ये बहुत आसान शब्दों में लिखा है और आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मानव विकास के उपागम, यहाँ आप मान लीजिए कि मानव विकास के विकास करने के साधन कौन कौन से स्रोत हैं जिससे मानव विकास कर सकता है। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पे आय उपागम। जब तक आपके पास आय नहीं होगा तब तक आपका विकास नहीं होगा, यह 100% बात सत्य है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आय होना चाहिए। अगर आपके पास आय रहेगा तो आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैं थोड़ा सा आपका ट्रिक माध्यम से याद कराने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास आय होगा तो जाहिर सी बात आपका विकास होगा, और विकास होगा तो इसका मतलब है कि आपका कल्याण हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा उपागम क्या हो जाएगा? कल्याण उपागम। तीसरा क्या हो जाएगा? आधारभूत उपागम, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास आय है तो आपका कल्याण हुआ है और जो भी आपकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरा हुई हैं, ठीक है। अब जब पूरा हो गई है तो आपकी क्षमता जो है अब समाज में बढ़ चुकी है, क्योंकि आपके पास आय है और आपके आय से आपका कल्याण हुआ है। जो भी आपकी आधारभूत आवश्यकताएं थी वो पूरा हो चुकी हैं और आप क्षमतावान हो चुके हैं। अब आपका जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आपके अंदर वो क्षमता आ चुकी है। दोस्तों इसको आसान शब्द में याद कर सकते हैं कि अगर आपके पास आय होगा तो कल्याण होगा, और कल्याण होगा तो आपके जो आधारभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो जाएंगी, और जब आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो आप क्षमतावान हो जाएंगे, आपके अंदर क्षमता हो जाएगी कुछ और नया करने की, ठीक है। ये इस प्रकार से क्रम वाइज आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब आइए कि करके इनकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए व्याख्या में आसान शब्दों मैंने लिखा है। आय उपागम में लिखेंगे मानव की सबसे बड़ी उपागम आय है। आय मतलब पूंजी है, पूंजी यानी पैसा है, ठीक है। अतः आय का स्तर ऊंचा होने से मानव विकास भी स्तर ऊंचा होगा। मतलब बहुत सिंपल सेंटेंस में दोस्तों ये है, आपके पास जितना आय होगा आपका विकास ही उतना होगा। तो देखिए पैसा है तो दुनिया के लोग सब अपने हैं, पैसा है तो दुनिया के लोग अपने हैं, पैसा नहीं है तो दुनिया के लोग सपने हैं। बहुत ही कमाल का सेंटेंस दोस्तों मैंने लिखा है और अपने तरीके से मैंने लिखा है, आप ये समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप पैसा रहेगा आपके पास तो दुनिया आपकी है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी अपना नहीं हो, सब पराये होते हैं, सब बेगाने हो जाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपके सब दीवाने होंगे, नहीं तो बाकी सब बेगाने होंगे। समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर आय का स्तर ऊंचा होगा तो मानव विकास का भी स्तर ऊंचा होगा। ऐसा सेंटेंस आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप देख लीजिए किसी क्वेश्चन बैंक में, किताब में मैंने बहुत आसान शब्दों में अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिखा है। चलिए बात करते हैं कल्याण उपागम का। तो देखिए जब आय होगी तभी तो कल्याण होगा। आइए देखते हैं
आय से मानव के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि शामिल किया जा सकता है। मानव विकास के स्तरों में मुख्य उपागम कल्याण उपागम है जो मानव की गतिविधियों को दर्शाता है। दोस्तों समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि जब आपके पास आय होगा तो आपको शिक्षा अच्छी मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको सुरक्षा भी मिलेगी अच्छे से, यानी सारी सुख सुविधाएं आपके पास रहेंगी तो आपका कल्याण तो जाहिर सी बात है होना ही होना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आधारभूत उपागम की। आधारभूत उपागम क्या मतलब? आधारभूत मतलब हमारे जीवन के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अगर आपको ये सब मिल रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका जीवन अच्छे से चल रहा है। लेकिन जीवन अच्छे से चलाने का मतलब ये है कि आपके पास वो सारी सुख सुविधाएं होने चाहिए जो आप चाहते हैं। आपके पास अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा भोजन मिले, जलापूर्ति मतलब कि आपको स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छता पर जो है आपका आसपास जो है आपका घर स्वच्छ रहे, आपका सब कुछ सुख सुविधाएं से भरा रहे। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि आपके पास जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं वो पूरा होंगे। पूरा तभी होगा जब आपके पास आय होगा। ठीक है, अगला देखिए चौथा यहाँ पे क्षमता उपागम। मानव की क्षमता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया गया है, मानव के विकल्पों की उपेक्षा की गई है। इसका मतलब दोस्तों ये है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे किताबी भाषा लिखा है। इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास आय होगा तो फिर आपका कल्याण होगा, कल्याण होगा तो आपकी सारी जो आधारभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो जाएंगे, आप क्षमतावान हो जाएंगे, आप कुछ भी नया करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आय है। ठीक है, आप ऐसे आसानी से इसे बनाकर लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है चलवासी पशुचारण या वाणिज्य पशुधन पालन में विभेद या अंतर बताइए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, दो तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। या तो आप डिवाइड कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है, एक तरफ लिखिए चलवासी, दूसरी तरफ लिखिए वाणिज्य पशुधन पालन, इसके बाद उसका लिखने की कोशिश करिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। ठीक है, विथ मैपिंग के माध्यम से भी आपको आसानी से समझा देंगे क्योंकि 5 नंबर का मैप भी आता है तो आप उसे आसानी से कवर कर सकते हैं। देखिए चलवासी लिखा है, चल मतलब क्या? चल मतलब चलना भाई, चलो चलते हैं, स्कूल चलते हैं, घूमने चलते हैं, कहीं चलते हैं, चल मतलब चल। वासी मतलब क्या होता है? बसना। ठीक है, अब देखिए लिखा है पशु, पशु मतलब जो पशु हैं, जो हम पालतू पशु हैं। चारण मतलब चराने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि पशुओं को चराने के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे कहते हैं चलवासी पशु चारण। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा तो आपको परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए चलवासी पशुचारण को ऐसे परिभाषित करेंगे, लिखेंगे चलवासी पशुचारण पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। ये चारों ओर पाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, इसीलिए इनको चलवासी पशुचारण कहा जाता है। और पशुओं को चराने के लिए जो है अनेक प्रकार के पशु पालते हैं और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए जो चलवासी पशुचारण होते हैं इनका ये प्राचीन समय से चला रहा है, बहुत समय से करते आ रहे हैं। अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो अफ्रीका है, अरब प्रायद्वीप है, मंगोलिया है, चीन है, टुंड्रा प्रदेश है। ठीक है, अगर इसको संसार के मानचित्र में आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका का जो मध्य वाला अफ्रीका है यहाँ पाए जाते हैं, और बगल में देखिए अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पे चीन है, चीन के ऊपर मंगोलिया है। यहाँ पे जो है आपको ऐसे जो चलवासी पशुचारण है देखने को आपको मिल जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर देखें। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य में होता है व्यवसाय, व्यापार, यानी जो पशु को पाला जाता है वो व्यापार के लिए पाला जाता है। उनसे दूध, मांस, उनके जो है जो खाल होते हैं, उन सब से जो है पैसा कमाने के लिए लोग पशु को पालते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे, वाणिज्य पशुधन पालन चलवासी पशुचारण के बाद नया व्यवसाय है। चारे के लिए चलवासी पशुचारण प्रकृति पर निर्भर होते हैं, लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं बल्कि चारा उगाते हैं। मतलब जो वाणिज्य पशुधन पालन होते हैं इनका एक जो है बाड़ा होता है, बाड़ा का मतलब होता है एक घेरा बना लेते हैं, उसी में जानवरों को पालते हैं, क्योंकि एक दो जानवर नहीं होते हैं, सैकड़ों के हजारों की संख्या में इनके पास जानवर होते हैं और जो है उनसे जो है अपना व्यवसाय करते हैं। तो एक बाड़ा टाइप का ऐसे बना लेते हैं,
ठीक है, या गोल भी होता है, और उसी में यहाँ पे एक गेट लगा देते हैं, ठीक है, और उसी गेट से जो है जानवर जो है अंदर प्रवेश करते हैं और फिर उसको ऐसे घेरा लगा देते हैं ताकि जानवर बाहर ना जा पाए। इस प्रकार से जो है जानवर को पाला जाता है, लेकिन बहुत उसमें देख रेख करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब हजारों की संख्या में होते हैं, सैकड़ों की संख्या में होते हैं जानवर, तो अगर किसी को बीमारी लग गई तो एक दूसरे से बीमारी दूसरे में फिर तीसरे में फैल सकती है, जिससे कोरोना फैला था उसी प्रकार से। तो बड़ा देख रेख होता है, बड़ा रिस्क भी होता है इसमें। तो ये जो व्यवसाय किया जाता है ये व्यापार के लिए किया जाता है, और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूएसए जैसे कुछ देश हैं। बात करें इनके तो यहाँ पे देखिए मैंने मैपिंग यहाँ पे कर लिया है। बात करें तो देखिए यहाँ पे यूएसए यहाँ पे है, ठीक है, उरुग्वे देखिए यहाँ पे है दक्षिण अमेरिका में, और यहाँ पे अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसी के नीचे न्यूजीलैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे वाणिज्य पशुधन पालन किए जाते हैं। तो आप इसे आसान शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं। मैपिंग जरूर करेंगे दोस्तों, मैपिंग करने से आपका नंबर जो है पूरा मिल जाता है और एग्जामिनर समझ जाता है कि आपके पास नॉलेज है और आपको पूरा नंबर देता है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको जरूर मिलेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं में विभेद या अंतर बताइए। 2020 से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस देखिए क्वेश्चन को मैंने अलग अलग करके लिखा है ताकि आप आसानी से इसे समझ पाएं। तो देखिए प्राथमिक क्रिया एक तरफ लिख लेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे द्वितीयक क्रिया, और इसमें लिखने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट, प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन होते हैं उसी को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि प्रकृति से हमें लकड़ी प्राप्त होता है, खनन में जो खुदाई में जो हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं वो सब प्रकृति पर आधारित होते हैं। डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृषि, पशुपालन, ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक क्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब ये प्राथमिक क्रिया दूसरे उपयोगी वस्तु में बदल देते हैं तो उसी को जो है द्वितीयक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे ईंट है, तो ईंट जो होता है ये किससे बनता है? मिट्टी से बनता है, ठीक है। ये बनता है मिट्टी से, मिट्टी से क्या बना? ईंट। अब मुझे इतना बता दीजिए आप कि मिट्टी महंगा होता है फिर ईंट महंगा होता है? आपका जवाब होगा ईंट महंगा होता है। तो जब किसी प्राथमिक उत्पाद को किसी दूसरे उपयोगी वस्तु में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसी को द्वितीयक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्राथमिक संसाधन को दूसरे उपयोगी वस्तु में बदलना ही द्वितीयक क्रिया कहलाता है। जैसे मिट्टी से बना ईंट और कपास से बना कपड़ा, गन्ना से बना चीनी, ये सब आपके द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसके उत्पाद कम मूल्यवान होते हैं और इसके उत्पाद जो है अधिक मूल्यवान होते हैं। मैंने पहले बता दिया मिट्टी जो है सस्ता होता है, मिट्टी से बना ईंट महंगा होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। तीसरा पॉइंट है, ये विकासशील देशों में अधिकतर जनसंख्या प्राथमिक क्रिया में लगी होती है, लेकिन जो द्वितीयक क्रिया होती है इसमें ज्यादातर विकसित देश के लोग जो होते हैं वो कार्य करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है जो उद्योग होते हैं वो ज्यादातर हमें विकसित देश में देखने को मिलते हैं। चौथा पॉइंट है, इसमें जो है इसमें ज्ञान की आवश्यकता कम होती है, इसमें उच्च ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी वस्तु को दूसरे वस्तु में जब बदला जाता है तो उसमें ज्ञान की जरूरत होती है। अगला पॉइंट है, इसमें पूंजी की आवश्यकता कम होती है, इसमें पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होती है, लेकिन इसमें श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है और इसमें श्रमिकों की संख्या कम होती है, और इसमें मशीन जो है नहीं लगते हैं, इसमें मशीनों द्वारा काम किए जाते हैं। तो कुछ ये एग्जाम्पल है जिसको आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया में अंतर बताइए। तो द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया क्या होता है, ये आपका लास्ट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। द्वितीयक क्रिया का मतलब ये होता है कि जो हम प्राथमिक उत्पाद को दूसरे में बदलते हैं तो द्वितीयक क्रिया हो गया। तीसरा होता है, ये सेवा से संबंधित होता है, सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। जैसे देखिए जिन कार्यों के लिए प्राथमिक क्रिया के उत्पाद को उपयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं द्वितीयक क्रिया। जैसे गन्ने से बना चीनी, कपास से बना कपड़ा, दूध से बना पनीर, ये सब आएंगे द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत। तृतीय में बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो जिन क्रियाओं द्वारा समाज के विभिन्न प्रकार के सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उन्हें कहते हैं तृतीयक क्रियाकलाप। जैसे शिक्षक, वकील, दुकानदार, व्यापार, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब आते हैं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। यानी जो सेवा प्रदान करते हैं, सेवा के बदले उनको इनकम मिलता है, उन्हें कहते हैं द्वितीयक या तृतीयक क्रिया कहते हैं।
अगला है यहाँ पे ये विकसित देश की जो है मुख्य क्रिया होती है, और ये जो है यहाँ पे ये सेवाएं अधिक विकसित देशों में की जाती है। लगभग 75% जनसंख्या इसी सेवा में लगी होती है। जैसे अमेरिका, जापान, रूस, यहाँ पे जो है आपको ये जनसंख्या ज़्यादातर तीसरे सेवा में देखने को, ये तीसरी क्रिया में देखने को मिलती है। बात करते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे, द्वितीय क्रियाकलाप में जो है ज्ञान की आवश्यकता होती है, और इसमें जो है कुशल श्रमिक और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो है सेवा क्षेत्र होता है, तो इसमें भाई विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। अगला दोस्तों यहाँ पे है, इसके उत्पाद जो है मूल्य में वृद्धि होती है, और इसके उत्पाद में जो है इसको प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब ये दोस्तों यहाँ पे कि इसमें मूल्य में जैसे कि अगर जैसे गन्ना से बना चीनी, तो चीनी का जो दाम है वो घटता बढ़ता रहता है, आमतौर पे बढ़ता ही रहता है, घटता तो बहुत कम है, तो चीनी का दाम बढ़ता है। जो यहाँ पे होता है तीसरे क्रियाकलाप में, यहाँ पे उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। ठीक है, जैसे कोई टीचर आपको पढ़ाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये प्रत्यक्ष रूप से जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वस्तु की दाम होती है उसको प्रत्यक्ष रूप से बेचा जाता है, और यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से बेचा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें जो है ये उद्योग पर आधारित होता है, इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, ये जो है सेवा पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें पूंजी जैसे कोई काम करता है, काम के बदले उसको जो है, जैसे दुकानदार है, दुकानदार सामान बेचेगा, फिर सामान बेचने के बाद उसको जो है पैसा मिलेगा, तो पहले वो सेवा किया फिर उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, सेवा के बदले उससे पूंजी मिल रही है, और यहाँ पे पहले पूंजी लगाना पड़ता है तब आपको जो है पैसा मिलता है, यानी पूंजी के बदले पूंजी मिलता है, वही चीज में है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा।